दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बड़ी कार्रवाई हुई है। यह दरअसल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में NSA लगाया गया है। इसके बाद अब मनीष कश्यप की मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU पहले ही मनीष कश्यप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और मनीष के खिलाफ लगातार जांच भी चल रही है। बिहार पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ ले गई है। अब मनीष कश्यप के खिलाफ NSA लगा दिया गया है। मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में मदुरई सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। वहीं मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है। मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल करके अंतरिम जमानत के साथ अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को भी एक साथ जोड़ने की मांग की है। दरअसल NSA देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक सख्ती देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो फिर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो फिर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर घटित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए थे। इसी मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ NSA के तहत केस दर्ज किया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि रमजान के पाक महीने में बिहार में नेताओं और फिर राजनीतिक दलों की दावत इफ्तार शुरू हो गई है। इस कड़ी में 7 अप्रैल को यानी कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर 13 अप्रैल को इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार CM नीतीश कुमार आज 7 अप्रैल को एक अन्य मार्ग में स्थित कार्यालय के नेक सवाद भवन में इफ्तार का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार के मंत्री एवं विधायक के साथ ही बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल होंगे। इसके लिए CM हाउस की तरफ से आमंत्रण भेजा जा रहा है। इसके साथ ही 8 अप्रैल को हज भवन में रमजान शरीफ के पवित्र अवसर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जबकि पूर्व CM राबड़ी देवी के आवास पर 13 अप्रैल को इफ्तार रखा गया है, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबियों के साथ ही RJD एवं सत्ताधारी दल के मंत्री, विधायक एवं अन्य नेता शामिल होंगे। 13 अप्रैल को ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इफ्तार का आयोजन रखा है, जिसमें सभी वर्ग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के नए और खतरनाक वेरिएंट ने भी अब दस्तक दे दी है, जब देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना समेत बिहार में फिर से एक बार संक्रमण बढ़ने लगा है। इस बार भी शहरी इलाकों में ही सबसे अधिक संक्रमण का प्रभाव दिख रहा है। कल पटना के आंकड़े ने हैरान कर दिया है, जब कल 21 मरीज संक्रमित मिले हैं। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट भी एक महिला के अंदर मिल चुका है। वहीं अस्पतालों में मास्क के बिना एंट्री पर रोक लगने लगी है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर फिर एक बार तैयार किए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन ने जिस सब वेरिएंट से फिर से तबाही का आलम दिख रहा है, जब उस संक्रमण ने बिहार में भी दस्तक दे दी है। सासाराम की एक महिला में ये संक्रमण पाया गया है, जब पटना में IGIMS अस्पताल में जांच के दौरान पुष्टि हुई है। इस वेरिएंट में तेजी से फैलने की क्षमता है, जिसे लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, गोरखपुर से सांसद रवि किशन और आजमगढ़ से सांसद निरहुआ के बाद भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह BJP का दामन थाम सकते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद इस तरह के कयास लगने जा रहे हैं। BJP नेताओं के साथ भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसके बाद पवन सिंह के BJP में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। पवन सिंह ने नितिन गडकरी और फिर विनोद तावड़े से मुलाकात का फोटो ट्विटर पर पोस्ट किया है। पवन सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग
मंत्री नितिन गडकरी जी से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात किया और उनसे आशीर्वाद दिया। इससे पहले पवन सिंह ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से दिल्ली में मुलाकात का फोटो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद पवन सिंह ने बीजेपी पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामना संदेश देते हुए लिखा कि भाजपा के स्थापना दिवस पर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन और फिर पार्टी के बीच को सींच करके कट वृक्ष का आकार देने वाले मनीषियों को विनम्र श्रद्धांजलि और देवतुल्य करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह के इस ट्वीट के बाद उनके फैंस की तरफ से शुभकामना संदेश लगातार आना भी शुरू हो गया है। कई फैंस तो अभी से ही उन्हें बीजेपी सांसद के तौर पर बधाई देने लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार शरीफ पहुंचे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जब विजय सिन्हा 5 विधायकों और फिर समर्थकों के साथ बिहार शरीफ पहुंचे थे, जहां उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जब बिहार शरीफ में हिंसा के दौरान एक युवक की जान गई थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, तब प्रशासन ने उन्हें धारा 144 का हवाला देकर के परिसदन से बाहर नहीं जाने दिया। बताया जा रहा है कि नालंदा के डीएम और फिर एसपी परिसदन में विजय सिन्हा के साथ है। जब विजय सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाने की जिद पर अड़े रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया है। जब पुलिस ने ये कार्रवाई एनजीओ के साथ मिलकर के अवैध रूप से संचालित ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर की है। यह कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि सूचना के आधार पर टीम बनाकर के 3 जगहों पर छापेमारी की गई। ऑर्केस्ट्रा से छुड़वाई गई लड़कियां बिहार की नहीं हैं। जहाँ 10 नाबालिग लड़कियों में से 8 नेपाल की, 2 लड़कियां आसाम की रहने वाली है। पुलिस ने लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। कागजी कार्रवाई के बाद सभी लड़कियों को उनके परिवार वालों के हवाले कर दिया जाएगा। गिरफ्तार हुए 2 संचालकों के नाम संजय यादव, नंदू यादव है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि रामनवमी पर बिहार शरीफ और सासाराम सहित 4 शहरों में उपद्रव करना उनकी साजिश थी, जिन्होंने राम भक्तों पर पत्थर से हमला किया और विस्फोट कराए। सुशील कुमार मोदी ने साफ लहजे में कहा है कि ये साजिश उनकी थी जो सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख पर मजहबी कब्जा हटाने के खिलाफ थे और जो सम्राट अशोक की जयंती मनाने से भाजपा को रोकना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कहना सही है कि माहौल खराब कराया गया है, लेकिन लगे हाथ साजिश का आरोप उन्हीं राम भक्तों पर लगा रहे हैं जिन पर हमले हुए हैं, जिनके घर जले गए और जिस समुदाय के एक व्यक्ति की जान गई। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री पहले ही तय कर चुके हैं कि दंगों की साजिश किन लोगों ने की है, तब राज्य सरकार की जांच का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि नीतीश कुमार सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करना चाहते हैं तो फिर उन्हें पूरे मामले की न्यायिक जांच करानी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा में बिहार शरीफ पहुंचे एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया। जी हां, इसके बाद अख्तरुल ईमान और प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई, फिर उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। इस दौरान अख्तरुल ईमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काफ़ी ज़्यादा बिखरे और उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर ही उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार शरीफ की सच्चाई पर उन्होंने अपना मुँह खोला था। सरकार पर हमला बोलते हुए अख्तरुल ईमान ने नालंदा की घटना को प्रशासन की नाकामी बताया और ये भी आरोप लगाया है कि सभी नेताओं के लिए छूट है, लेकिन एआईएमआईएम नेताओं को यहां आने से रोका जा रहा है। जहाँ इससे पहले दूसरे दल के नेताओं को नहीं रोका जाना सरकार की मानसिकता को दर्शाती है। जिनके साथ गलत हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उनसे मिलकर के सदन में आवाज़ उठाता, इसलिए मुझे जाने नहीं दिया गया। अब मैं वापस पटना जा रहा हूँ, नीतीश कुमार के आवास पर जाकर के धरना दूंगा। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि यहाँ के लोगों का मेरे पास फ़ोन गया कि आप लोगों को आना चाहिए। मैंने चाहा कि यहाँ आकर के यहाँ की जानकारी लेकर के चलती असेंबली में ही मामले को उठाऊं। इसके बाद मैं 3 तारीख को आना चाहता था। मैंने डीएम से बात की तो फिर उन्होंने मुझे आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन के बाद आइए। इसके बाद वो यहाँ सौहार्द यात्रा निकाली गई और फिर दूसरे पार्टी के लोग भी इसमें पहुँचे। तो दोस्तों बात करेंगे कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।
जहां प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, सचिव नियाज फारूकी और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने किया। नियाज फारूकी ने बताया है कि अमित शाह से उनके आवास पर मंगलवार रात मुलाकात हुई और फिर इस दौरान सरकार एवं मुस्लिम समुदाय के बीच भ्रम एवं गतिरोध को दूर करने, रामनवमी के पर्व के दौरान देश के कुछ हिस्सों में हुई घटना, नागरिकता कानून सीए, समान नागरिक संहिता, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म किया जाना, वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, कश्मीर की वर्तमान स्थिति, मीडिया के एक हिस्से में इस्लाम विरोधी रुख समेत 14 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। मीडिया से बात करते हुए नियाज फारूकी ने कहा कि ये उससे अलग अमित शाह थे जिन्हें हम राजनीतिक भाषण देते दिखते हैं। जी उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने हमें विस्तार से सुना, वे इनकार के मोड में नहीं थे। जहाँ उन्होंने कहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा की हाल की घटना बैठक में चर्चा के प्रमुख विषय में से एक थी। ये घटनाएं जिनमें से कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में हुई है, रामनवमी की जुलूस के दौरान हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनकी रैलियों पर हमला किया गया था। विपक्ष दलों ने कहा कि ये बीजेपी थी जिसने राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा को अंजाम दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र का समापन परसों 5 अप्रैल को बिहार गीत से हुआ है और पहली बार इस परंपरा की शुरुआत हुई है। जब विजय सिन्हा जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो फिर उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से समापन की शुरुआत की थी, लेकिन अब वंदे मातरम से दूरी बनाई जा रही है। इस मामले पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गीत है, हम लोग भी गाते हैं, वंदे मातरम गाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बिहार गीत गाया गया तो फिर एक ही चीज ना हो सकता है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वंदे मातरम देश का है, जब बिहार गीत बिहार का है, बिहार गीत का भी अपना महत्व है, एक साथ तो एक ही गीत ना हो सकता है, दो गीत थोड़ी ना हो सकता है। उन्होंने नालंदा और फिर सासाराम में हुई घटना पर कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोषी है। जांच के बाद जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, लेकिन बिना उकसावे की घटना हो ही नहीं सकती है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार 17 से 18 साल से हैं, पहले तो इस तरीके की घटना नहीं हुई, हो सकता है कि साजिश हो। नीतीश कुमार बेदाग निकल रहे हैं तो फिर उसे भी दागदार बनाया जाए। जांच के बाद ही कौन लोग है पता चलेगा, जहाँ उससे पहले नहीं कहा जा सकता है कि कौन लोग है। लेकिन एक अंदेशा है कि 2024 और 25 की बात आने लगी तो दंगा की बात भी होने लगी है, जब पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। यानी कि जीतन राम मांझी का इशारा बीजेपी की तरफ था। दोस्तों बात करते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शाह रशीद अहमद कादरी ने बुधवार को पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान मुझे ये पद्मश्री नहीं मिला, मुझे लगा कि भाजपा सरकार मुझे ये सम्मान नहीं देगी, लेकिन आपने मेरा ख्याल रख करके मुझे गलत साबित कर दिया। राष्ट्रपति ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 पद्म पुरस्कार दिए जाने को मंजूरी दी थी। जहाँ बुधवार को कुल 53 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिनमें 3 पद्मश्री विभूषण, 5 पद्म भूषण और फिर 45 पद्मश्री शामिल रहे। जहां अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को 22 मार्च को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस पुरस्कार के पाने के लिए 10 साल तक कोशिश की। जब बीजेपी सरकार आई तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी कभी भी मुसलमानों को कुछ नहीं देती, लेकिन पीएम मोदी ने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुन करके मुझे गलत साबित कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर विवादों में रहने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। इस बार वे रामचरितमानस या फिर मनुस्मृति को लेकर के सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार अपने शुभकामना संदेश को लेकर के वे चर्चा में आए हुए हैं। दरअसल 4 अप्रैल को महावीर जयंती के मौके पर उन्होंने जो शुभकामना संदेश ट्वीट पर करके पोस्ट किया था, उसमें भगवान महावीर की जगह भगवान बुद्ध की फोटो लगा दी गई। जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की इस बड़ी चूक को लेकर के अब ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस चूक पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। जब सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि भगवान महावीर और फिर गौतम बुद्ध की तस्वीर में फर्क तक नहीं कर पाए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की डिग्री को जांचने की बात भी होने लगी है। जब कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ऐसा है उस राज्य की शिक्षा की स्थिति कैसी होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनवमी के दौरान बिहार शरीफ और फिर सासाराम में हुई घटनाओं के लिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिना नाम लिए सासाराम और बिहार शरीफ घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 2 लोग हैं,
एक राज कर रहा है और दूसरा उनके साथ उनके एजेंट है। अमित शाह की प्रस्तावित सासाराम यात्रा की तरफ से इशारा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 2 जगह हिंसा हुई है। एक जगह जिनको जाना था वहां जानबूझकर के करवाया गया है, वहीं दूसरी जगह बिहार शरीफ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में हिंसा कराई गई है, माहौल खराब कराने की कोशिश की गई है, सब कुछ जानबूझ करके कराया गया है। हमने तत्काल मीटिंग भी की है, जैसे सारे अधिकारियों को कह दिया है कि इसमें संलिप्त किसी भी कम्युनिटी या फिर जाति के लोग हों उन पर उचित कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने सही तरीके से सब कुछ संभाला है, जांच जारी है, जल्दी हिंसा का सच सामने आ जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार पर नज़र है, नालंदा तो मेरी जगह ही है, हम यहीं से सभी से बात कर लेते हैं, जैसा सबको पता है कि वहाँ हम कितना काम करवाए हैं। उन्होंने अधिकारियों के बारे में कहा है कि हम एक एक को लगाए हुए हैं, एक एक घर में लोग जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों को से ऐसी घटनाओं से बचने की अपील की है। भाजपा की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये लोग सोशल मीडिया में अनाप शनाप दुष्प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जहां पहले सुबह से दोपहर तक पड़ने वाली रोज धूप लोगों को पसीने से लथपथ होने पर मजबूर कर रही है। तापमान 31 से 32 डिग्री तक कायम है, जिसके कारण प्रखंड सहित सीमावर्ती क्षेत्र के रोजेदारों संग लोगों को अप्रैल माह में ही जून जैसी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों से पड़ने वाली गर्मी से लोग परेशान और हैरान है। जहाँ गर्मी के बढ़ते पारा के बीच विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस के नाम घंटों बिजली आपूर्ति बाधित करने से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। जहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर कब तक लोग परेशान होते रहेंगे। दूसरी ओर जून माह में ही लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अप्रैल माह के पहले पखवाड़े से ही पड़ने वाली प्रचंड गर्मी से लोगों को भय सता रहा है कि इस बार प्रचंड गर्मी का भी सामना करना लोगों को पड़ सकता है। या दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर भी गर्मी ने शिकस्त ला दी है। किशनगंज जिला के बहादुरगंज विद्युत कार्यपालक अभियंता धीरज कुमार सिन्हा ने बताया है कि मेंटेनेंस कार्य के कारण विद्युत आपूर्ति 2 दिन कुछ घंटों के लिए बाधित होगी, ताकि खराब मौसम में लोगों को आपूर्ति बाधित होने का डर न झेलना पड़े। मेंटेनेंस कार्य के दौरान वैकल्पिक बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों संग रोजेदार को परेशान होने का सामना न करना पड़े। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से नसीहत देते हुए कहा कि भांजने की भी सीमा होती है नीतीश बाबू। दरअसल जगजीवन राम की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बिहार शरीफ का नामकरण किसी दूसरे ने नहीं बल्कि हमने ही किया है। नीतीश कुमार के इन्हीं दावों की हवा किसी दूसरे ने नहीं बल्कि कभी उनके सबसे विश्वास पात्र और फिर नज़दीकी नेता आरसीपी सिंह ने ही निकाल दी है। नीतीश कुमार द्वारा बिहार शरीफ को लेकर के किए गए दावे पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया है। आरसीपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भांजने की भी सीमा होती है नीतीश बाबू, इतिहास पढ़िए। बिहार शरीफ का नामकरण आपके मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले ही हो चुका था। हालांकि बोलने पर कम और काम पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने के लिए पिछले 6 महीने से बिहार के गांव-गांव की खाक छान रहे प्रशांत किशोर ने बड़ा धमाका कर दिया है। जब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वे पदयात्रा समाप्त होने यानी कि पूरा बिहार घूम लेने के बाद ये तय करेंगे कि राजनीति में आना है या नहीं, लेकिन उससे पहले ही विधान परिषद का चुनाव आ गया। जब प्रशांत किशोर ने अपने साथ घूम रहे बेतिया के आफाक अहमद को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी बनवा दिया। जहां सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आफाक आलम ने जीत हासिल कर लिया है। इस सीट से सीपीआई के केदार पांडे लगातार एमएलसी चुने जाते रहे हैं। उनके निधन के कारण उपचुनाव हुआ। इसमें सीपीआई ने स्वर्गीय केदार पांडे के बेटे आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया। उन्हें महागठबंधन का समर्थन था, लेकिन प्रशांत किशोर समर्थित आफाक अहमद ने जीत हासिल कर लिया। आफाक अहमद को कुल मिलाकर के 3055 वोट मिले, जहाँ वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 2381 वोट मिले। शिक्षक संघ के नेता और फिर निर्दलीय उम्मीदवार जयराम यादव उनसे कुछ ही वोटों से पीछे रहे और उन्हें 2080 वोट मिले। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले 6 महीने से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। इस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में छपरा, सीवान, गोपालगंज के अलावा मोतिहारी और बेतिया जिले आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी फ्री राशन लेते हैं
तो अब आपको फ्री राशन के साथ ही कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड के नए नियम जारी कर दिए जा रहे हैं। अब फिलहाल सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि राशन कार्ड की दुकानों पर एक नई डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियमों के तहत दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस को ज़रूरी कर दिया गया है, जिससे कि राशन पूरा मिले या इसके साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। सरकार की ओर से IPOS मशीन को जरूरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके बिना राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन किया है। इसको जुड़ जाने से किसी भी लाभुकों को अब कम अनाज नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह ने कहा कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष को बेशर्म कहकर के भाजपा विधायकों ने लोकतांत्रिक मर्यादा की सारी सीमा को लांघ दिया है। इसकी एक करतूत ने आज पूरे राज्य को शर्मसार कर दिया है। ये बिहार की राजनीति के लिए काला दिन है। इसके लिए बिहार की जनता उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों को ये बताना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और JP नड्डा उन्हें इसी तरह के निंदनीय काम करने की ट्रेनिंग देते हैं। जहां उन्होंने कहा कि दरअसल सत्ता से हटाए जाने के बाद इनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से हिल गया है। रही सही कसर इनके दंगाइयों को समर्थन देने की बात, जग जाहिर होने की बात ने पूरी तरह कर दी है। इसी बात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग चोरी और सीनाजोरी पर उतर आए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हाईकोर्ट ने पूर्णिया के DM, SDM और फिर नगर आयुक्त पर एक्शन लेते हुए इन तीनों लोगों को तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी हाजिर होने का निर्देश दिया है। दरअसल पूर्णिया के एक अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन्हें परिवार समेत परेशान किया जाता है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पूर्णिया के DM, SDM और फिर नगर आयुक्त समेत बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को हाजिर होने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि बगैर स्वीकृत नक्शा के किए गए निर्माण को अवैध घोषित करके जबरन अपार्टमेंट के निवासियों को प्लेट से निकालने और फिर बिजली कनेक्शन काटे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने ये एक्शन लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि सासाराम और बिहार शरीफ मामले पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सिर्फ राज्यपाल से बातचीत करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की है। जहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये संघीय व्यवस्था का अपमान है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस देश के संविधान को देख लीजिए, क्या केवल गवर्नर से बात की जाती है या सरकार से कोई बातचीत की जाती है। ये कानून बना हुआ है कि राज्य सरकार की सहमति से कुछ होता है। लोग बोल रहे हैं कि वो कितना दिन से राजनीति में है और हम लोग कितना दिन से राजनीति में हैं। उन्होंने कहा है कि अटल जी के नेतृत्व में पार्टी थी, वह कितना बढ़िया से काम करती थी। आजकल ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सब चीज पर कब्जा करके बैठे हैं, केवल अपना प्रचार कर रहे हैं। जहां राज्यों में अच्छा काम होता है उसकी कहीं भी चर्चा नहीं होती है। हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दंगाइयों को उल्टा लटका कर के सीधा करने वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप भूल गए जब 2017 में फिर से हम इन लोगों के साथ गए थे तो फिर एक घटना हुई थी, जब उसमें एक नेता का बेटा शामिल था, तो फिर उसको भी हम गिरफ्तार करवाए थे। ये लोग कभी कुछ किए हैं? नीतीश कुमार ने कहा है कि जो यहाँ हुआ है आप सभी लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को पता है कि प्रारंभ से ही, शुरू से ही हमने क्या क्या काम किया है। मीडिया कर्मियों से आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आपसे हमें काफ़ी उम्मीद है, आप जरा लोगों से अंदर से जाकर के बात कीजिए, तब आपको सही बातों का पता चल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को पद्म पुरस्कार से विजेताओं को सम्मानित किया है। कुल 53 विजेताओं में से बिहार के 3 चेहरे भी शामिल थे, जिसमें एक है सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार। यह शिक्षा और गणितज्ञ आनंद कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सम्मान लेने के बाद उन्होंने सुपर 30 चलाने की बड़ी वजह और बचपन से लेकर के पद्मश्री तक के सफर को लेकर के कुछ बातें कही है। यह शिक्षाविद गणितज्ञ आनंद कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में आनंद कुमार ने बताया है कि किस तरीके से उनका जीवन संघर्षों के बीच बढ़ा और अपने प्राण को उन्होंने सच साबित करके दिखाया है। आनंद कुमार ने बताया है कि गणित में उनकी बेहद दिलचस्पी थी। जब कैम्ब्रिज में उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन पिता के पास
उतने पैसे नहीं थे जो इसके पीछे होने वाले खर्च का वहन कर सके। आनंद कुमार ने बताया है कि उनके पिता सरकारी कर्मी थे, डाक विभाग में वे काम करते थे। आनंद कुमार ने बताया है कि परिवार के ऊपर कैसे एक विपत्ति आई और जो पिता पूरे घर को किसी तरीके से थामे रहते थे उसका देहांत हो गया। जब घर की रीढ़ टूटने के बाद सब कुछ लगभग बिखर गया था। संघर्ष के उन दिनों को याद करते हुए आनंद कुमार बताते हैं कि अचानक घर की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर आ गई, जिसके बाद 2 पैसे के लिए उन्होंने पापड़ बेचने का काम शुरू कर दिया। आनंद कुमार बताते हैं कि उनकी मां पापड़ बनाती थी और दोनों भाई पापड़ लेकर के उसे बेचने जाते थे। बताया है कि कुछ कोचिंग सेंटर ने तब उनसे संपर्क किया, उन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान आनंद कुमार को लगा कि ऐसे अनेकों बच्चों हैं जिनमें उनसे अधिक टैलेंट है लेकिन वे लाचार हैं। आनंद कुमार बताते हैं कि इसी विचार ने सुपर ठट्टी का कंसेप्ट पैदा किया और उसमें माँ ने बहुत मदद की। माँ खाना पकाने के लिए तैयार हो गई और 30 बच्चों को हर साल अपने घर में रख कर के हमने उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया। यह सबके खाने पीने की भी व्यवस्था की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक ऋण योजना चलाती है। जहाँ इसके तहत पिछड़ा अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। जहाँ इसके लिए हर साल राज्य सरकार बजट पारित करती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार करने के अवसर पैदा करती है। अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना का लाभ सिख, बौद्ध, इस्लाम, पारसी और जैन धर्म के लोग उठा सकते हैं। हालांकि योजना का लाभ केवल बिहार के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा। इसके अलावा वे किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। अल्पसंख्यक ऋण रोजगार के लिए आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 साल से लेकर के अधिकतम 50 साल तक होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, फोटो, पैन कार्ड होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करें, तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन करना आसान है। हालांकि इसका आवेदन ऑफलाइन मोड में होता है। जहाँ सबसे पहले आप एक वेबसाइट पर जाएं और वो वेबसाइट है www.bsmfc.org.in पर जाकर के फॉर्म डाउनलोड करें। इस फॉर्म को भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज को अपलोड कर दें। अंत में इस फॉर्म को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय में ले जाकर के जमा कर दें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार महिलाओं और फिर बच्चों के लिए खास तौर से मेहरबान है। जहाँ इनके लिए बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। दोनों मदों में करीब 83,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से 2300 करोड़ ज़्यादा है। महिलाओं पर राज्य के कुल बजट का 14.50% व्यय होगा। बिहार सरकार इस साल महिलाओं और फिर बच्चों के कल्याण और विकास पर अधिक धनराशि खर्च करेगी। साल 2023-24 के कुल बजट 2,41,000 करोड़ में से 37,949 करोड़ महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं पर, जबकि बच्चों पर 46,066 करोड़ खर्च होगा। जहां महिलाओं पर खर्च की जाने वाली राशि पिछले साल की तुलना में 1200 करोड़ और बच्चों पर पिछले साल की तुलना में 1100 करोड़ अधिक है। ये जानकारी वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा जबकि विधान परिषद में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बजट पेश किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी आते ही आग लगने की घटना में वृद्धि देखी जा रही है। जहां वैसे राज्य में गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि कोई नई बात नहीं है। इधर आपदा नियंत्रण विभाग ने भी आग लगने की घटना पर नजर रखने तथा राहत और बचाव कार्य तुरंत चलाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विभिन्न जिलों में आग लगने की घटनाओं में पिछले 2 दिनों में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि बड़े इलाकों में लगी फसल बर्बाद हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा और रोहतास में रामनवमी के दिन हुई घटना की आंच मंगलवार को राज्य की विधानसभा में भी पहुंची। 2 जिलों में हुई घटना को लेकर के विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने कहा है कि रामनवमी पर हमला जानबूझ करके किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दंगाइयों को जानबूझ करके बचाया जा रहा है। इधर हंगामे के बीच स्पीकर ने दोनों पक्षों से उनकी जगह बैठने को कहा। दूसरी ओर नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सदन में विपक्ष क्या कर रहे हैं ये जनता देख रही है। सरकार ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है और जवाब नहीं सुनता। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी अधिकारी लगे हुए हैं, हर एक घर में जांच की जा रही है, जब कुछ दिन बाद सब पता चल जाएगा।
ये सब जानबूझ करके किया गया है। बिहार शरीफ में जो धंधा किया गया है वह सब कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। जांच चल रही है, 2 लोग हैं, एक राज कर रहा है और एक दूसरा उसका एजेंट है, यानी कि AIMIM को एजेंट कह रहे हैं बीजेपी का, और कहा कि ये दोनों मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहे हैं। CM नीतीश कुमार ने दावा किया है कि दोनों हिंसाग्रस्त जिलों में शांति है और जाँच चल रही है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर CM नीतीश कुमार ने कहा है कि AIMIM क्या चीज़ है, केंद्र में सत्ताधारी दल का एजेंट है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी कितनी खबर छपती है, हमसे तो मिलना चाहते थे लेकिन हमने मना कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के बयानों पर CM नीतीश कुमार ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी को तो बोलना ही है, नहीं बोलेंगे तो फिर उनको निकाल देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज PMCH में थूक और बलगम की जांच के लिए रोज सिर्फ 12 नमूने लिए जाते हैं। जी हाँ, बुधवार को वहां थूक और बलगम के सैंपल लेने के लिए कलेक्शन सेंटर से 20 अप्रैल या फिर उसके बाद का नंबर मिल रहा था, जहां वहां की कर्मी का कहना था कि रोज कलेक्शन की अधिकतम सीमा बढ़ रही है, भीड़ बहुत है। जहाँ वहीं थूक और बलगम की जांच की सलाह वाले करीब 150 मरीज प्रतिदिन चेस्ट और TB रोग की OPD में पहुंचते हैं। मरीजों की संख्या को देखते हुए जांच की संख्या बहुत कम है। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जीवाड़ा वीडियो वायरल करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जी हाँ, इस याचिका के जरिए मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार में दर्ज सभी मामलों की सुनवाई एक जगह करने की अपील की है। फिलहाल वे तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दूं कि बीते दिनों यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ने रिमांड पर लिया था। मनीष कश्यप से पूछताछ की जा रही थी। तभी दूसरी ओर आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया है। EOU ने चौथी FIR मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज किया है, जहाँ समाज सेवी निशांत वर्मा की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। जहाँ अपने ऊपर कई मामले दर्ज होने के बाद मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके सभी मामलों की सुनवाई एक जगह करने की अपील की है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट मामले में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था, जहां अभी वे तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई को गलत ढंग से सोशल मीडिया पर दिखाए जाने को लेकर के मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था। वहीं पर समाज सेवी निशांत वर्मा का आरोप था कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर के उन्होंने EOU में शिकायत भी दर्ज कराई थी। EOU ने भी जब मामले की जांच की तो फिर सही मामला पाया गया, जिसके बाद EOU ने मनीष कश्यप के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल 2016 में एक वीडियो जारी करके मनीष कश्यप ने महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कहा था कि हम महात्मा गांधी की हत्या पर जश्न मनाते हैं। मनीष कश्यप के इस बयान से लोग काफ़ी नाराज थे। तब समाज सेवी निशांत वर्मा ने EOU में मामले की शिकायत दर्ज की थी। यह अभी तक मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और फिर तमिलनाडु में कई मामले दर्ज हैं। वहीं EOU ने चौथा मामला भी दर्ज करा दिया है और ये NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों बिहार में रामनवमी हिंसा को लेकर के बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर जमकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का एजेंट बता दिया है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया हुए हम पर सवाल उठा रहे हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि नीतीश कुमार पर हमने कुछ वाजिब सवाल उठाए थे। बिहार में हिंदुत्व संगठनों ने जुलूस के नाम पर फसाद फैलाया और प्रशासन उन्हें रोकने में नाकाम रहा। नीतीश कुमार ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे एजेंट बुला करके निकल लिए। एक आदमी जिसने भाजपा का दामन गुजरात 2002 के बावजूद भी नहीं छोड़ा, वे आज एजेंट की नौटरी चला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी आगे बोले हैं कि बिहार में मुसलमान के खिलाफ हिंदुत्ववादी जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चाचा भतीजे समझ रहे हैं कि इफ्तार पार्टी से काम चला लिया जाएगा। आप भतीजे के साथ उस घटना वाली जगहों पर जाइए और हालात देखिए, मुआवजा का ऐलान कीजिए, बजाय इसके कि आप चाचा भतीजे इफ्तार पार्टी में बैठ करके खजूर खा रहे हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि AIMIM क्या चीज़ है, केंद्र में सत्ताधारी दल का एजेंट है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी है। इसका रिजल्ट भी अब आ चुका है। इस साल भी बिहार बोर्ड ने सबसे पहले परीक्षाएं कराने रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है।
हर बार की तरह इस बार भी बिहार बोर्ड के छात्रों की मजेदार उत्तर पुस्तिकाएं खूब वायरल हो रही है। इस बार फिर बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अजीबोगरीब बातें लिखी है, जिसको सुनकर के आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल बिहार बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़ाने के लिए किसी ने बीमारी का बहाना बनाया तो किसी ने पिता की डांट से बचने की गुहार लगाई। जहाँ वायरल हो रही इन कॉपियों में से एक ऐसी उत्तर पुस्तिका वायरल हो रही है जिसमें छात्र ने अपनी शादी के लिए बिहार बोर्ड से मदद मांगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें छात्र ने कॉपी चेक करने वाले शिक्षक से अपना एक खास रिश्ता बनाने की कोशिश की है। छात्र ने कहा है कि सर, आप मुझे अपनी बेटी ही समझें या उसी के आधार पर आप मुझे कृपा करके पास कर दें। ऐसी कॉपी मिलने पर शिक्षक भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि परीक्षार्थियों को कौन सा नंबर दें। साथ ही आपको बता दें कि वहीं दूसरी कॉपी में छात्र ने लिखा है कि उसकी शादी तय हो गई है, जब उसने कॉपी चेक करने वाले टीचर से पास करने की गुहार लगाई है। छात्रा का कहना है कि अगर वह फेल हो गई तो फिर उसकी शादी टूट जाएगी या इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। छात्रा ने यह सब सवाल के जवाब में लिखा है। जहाँ इससे साफ है कि उसने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी। दोस्तों, बात करेंगे कि विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने यूपी के बरेली में एक ऐसा बयान दिया है जिससे हलचल मचा दी है। दरअसल साध्वी प्राची मुस्लिम लड़कियों को लेकर के ऐसी बात कह दी है जिससे बवाल मचना तय है। साध्वी प्राची ने कहा है कि जो बहन बेटियां तपती दोपहर के 50 डिग्री तापमान में काले लिबास में वक्त काटती है, उसके लिए खुला ऑफर है। वे बेटियां हिंदू लड़कों से शादी करें तो फिर कोई फ़ायदा होंगे, वे खुशहाल ज़िंदगी जी सकेंगे, जहाँ उन्हें ना काले लिबास में रहना होगा और ना ही 3 तलाक का हवाला झेलना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा साईं बाबा पर दिए गए बयान का भी साध्वी प्राची ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि साईं बाबा पीर फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री ने साई को लेकर के बिल्कुल सही बयान दिया है, ये कहना है साध्वी प्राची का। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के घर वापसी के बयान पर साध्वी प्राची ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वालों का DNA टेस्ट करा लिया जाए तो फिर सबके पूर्वज भगवान राम, कृष्ण और बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे। अब तो एक बाल से ही DNA जांच हो जाती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।